नमस्कार दोस्तों। हम असिस्टेंट प्रोफेसर के इतिहास विषय के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे और फर्स्ट पार्ट में हमने प्राचीन काल और मध्यकाल का सॉल्यूशन किया और सेकंड पार्ट में पिछली वीडियो में हमने और दर्शन और विश्व इतिहास का सॉल्यूशन किया। और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत और राजस्थान के इतिहास की। इसके साथ ही हमारा सॉल्यूशन का पार्ट पूरा हो जाएगा। इसकी एक पीडीएफ बना के और कल तक प्रयास करूंगा कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें पेपर का पूरा विश्लेषण करूंगा कि किस पार्ट में कितने प्रश्न आए और डिफ़िकल्टी का लेवल क्या था उनका, कितने फैक्चुअल थे, कितने कंसेप्चुअल थे और क्या कुछ स्कोर सेफ हो सकता है, क्या कुछ स्कोर जो है वो आपके कम है, कौन सा स्कोर ठीक है। ये सारी बात हम एक और लेक्चर लेंगे, उसमें हम करेंगे। तो आज हम तीसरी क्लास में बात करेंगे आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास और राजस्थान के इतिहास पे। चूँकि राजस्थान की संस्कृति मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई गई थी, मैंने इतिहास पोर्शन पढ़ाया था और राजवंश भी मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये दोनों भाग में पढ़ाता नहीं हो, तो बाबूदान जी ने पढ़ाया था। हालांकि उसका भी मैंने सॉल्यूशन जो है वो करने का प्रयास किया है। ठीक है, हम बात को शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न, एक मिनट, कि पहला परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बारक ट्रॉम्बे में की गई थी, मुंबई में, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। मैंने स्वतंत्रता के बाद के भारत में इसको हमने ठीक तरीके से लिखा था और पढ़ा भी था। उसके बाद में था कि अखबार और प्रकाशक, बंगाल गजट जो है वो 21 का है और हमने फोटो सहित इसको लिया था और कलकत्ता जर्नल ने इसका बाद में स्थान ले लिया गया, जिसका आरंभ बकिंघम ने किया था। तो ये इसके दो ऑप्शन बन जाते हैं, तो बी का 4 और डी का 1। ठीक है, तो इसका उत्तर है वो सीधे तौर पे ए चला जाता है। एक अच्छा प्रश्न था, ये फैक्चुअल था पूरा का पूरा। हालांकि इसमें हमने काफ़ी डिटेल भी डाली थी और भी 2 अखबार है, लेकिन फिर यहाँ पे है वो उतनी जगह नहीं बच जाती, तो हमारे उसमें कंटेंट से चारों पेपर देखे जा सकते हैं। व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए 1715 में मुगल दरबार में भेजे गए अंग्रेजी शिष्टमंडल का प्रमुख कौन था? तो मैंने बताया था कि फर्रुखसियर के दरबार में 1715 से 17 के बीच में मिशन आया था, जिसका नेतृत्व जॉन सरमन ने किया था। इनके साथ में विलियम हैमिल्टन थे जो सर्जन थे, इन्होंने फर्रुखसियर के बवासीर का इलाज किया था। और ख्वाजा सईद थे अर्मीनिया का, जो दुभाषिया था, और स्टीफेंसन इनके साथ में था, है ना। और इसी को फर्रुखसियर ने फरमान जारी करके कई अधिकार दिए थे। वजीर अब्दुल्ला का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो इसका प्रमुख कौन था? जॉन सरमन था। इसको हमने बढ़िया तरीके से पढ़ रखा था। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न आया था कि संवैधानिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक नहीं है? 1892 के अधिनियम की पहली बात की है। 18 का 92 अधिनियम, ये 1892 का स्क्रीनशॉट है। इसमें लिखा है कि केंद्रीय काउंसिल में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 अतिरिक्त सदस्य नामित किए गए। तो मैंने भी लिखा है इसमें कि कम से कम ये 1 मिनट, ये नहीं, सॉरी, 1892 का ये है। तो इसमें है न्यूनतम संख्या 10 थी, अतिरिक्त सदस्य हेडिंग देके मैंने लिखा है, और अधिकतम संख्या 16 थी, जिसमें 10 गैर सरकारी सदस्य होंगे। पूरा समझाया था। ये कथन बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। उत्तर कौन सा होगा जो सही नहीं है? दूसरा है 1909 के अधिनियम का। ये 1909 का अधिनियम होगा, हाँ, ये 1909 का अधिनियम है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि केंद्रीय काउंसिल में अधिकतम अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। हमने भी लिखा है न्यूनतम 16, अधिकतम 60 कर दी गई, जिनमें से 27 निर्वाचित थे। अपने अपन ने भी लिखा है कि जिनमें से 27 जो है वो निर्वाचित थे। मतलब ये कथन भी सही है, मतलब उत्तर इसका सही ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है 1919 के अधिनियम का। ठीक है, तो इसमें से ये 1919 के अधिनियम का है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है क्लासेस में उनको बहुत अच्छे से पता है ये सारा। केंद्रीय काउंसिल के 60 सदस्य किए गए, जिनमें से 34 निर्वाचित थे। ठीक है, तो ये नहीं, ये 1919 का अधिनियम, है ना। देखो, केंद्रीय काउंसिल मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 निर्वाचित थे और 26 है वो मनोनीत थे। तो ये कथन भी सही, मतलब इसका ये उत्तर हो नहीं सकता। अब आता 1935 का अधिनियम। ये 1935 का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अब ये ऐसा प्रश्न है, अगर उसमें 2 स्क्रीनशॉट लाते हैं तो ऑप्शन उत्तर ही नहीं निकलता। इसमें आपको चारों पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें से एक ही
सही नहीं है, बाकी तो सही है, तो 3 ऊपर वाले सही हो गए। 1935 के अधिनियम में लिखा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट में ब्रिटिश भारत के 126 सदस्य निर्वाचित होते थे, जबकि ये संख्या थी 140 की, ठीक है, जिनमें से 6 गवर्नर द्वारा चुने गए थे। तो गवर्नर द्वारा चुने गए थे आपके टोटल 6, ये बात बिल्कुल सही है। और बाकी थे टोटल 156 थे, जिसमें से 6 गवर्नर जनरल के थे। तो 26 की जगह 56 का आंकड़ा होना चाहिए था। तो डी जो है इसमें, ये सी ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा। मतलब ये कथन गलत है, क्योंकि 126 नहीं है, बल्कि ये कितने हैं, 156 का आंकड़ा है ये, ठीक है। तो ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न था, बड़ा फैक्चुअल प्रश्न था, पॉलिटिकल साइंस का पुट जैसे इसमें शामिल किया गया हो। इसके बाद था 1937 के चुनाव में भाग लेने के निर्णय को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अंतिम रूप दिया। तो जो लेटेस्ट अधिवेशन था 1937 का ही, और 1937 में एक ही अधिवेशन हुआ था फैजपुर बंगाल में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और यहीं पर इन्होंने 13 सूत्री कार्यक्रम दिया, और इसी कार्यक्रम में इन्होंने चुनाव में भाग लेने की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद था अंग्रेज और सिखों के दरबार के बीच भैरोवाल की संधि कब हुई थी। तो भैरोवाल की संधि दिसंबर 1846 को हुई थी, 16 दिसंबर 1846 को। इसे लाहौर की द्वितीय संधि भी कहते हैं, ऐसे भैरोवालों की संधि भी कहते हैं। तो ये 16 दिसंबर 1846 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, किसने तिलक के साथ मिलकर मराठा और केसरी समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। तो वो की थी आगरकर ने, ये लिखा है हमने, आगरकर के साथ मिलकर इन्होंने 1881 के अंदर केसरी और आपके मराठा समाचार पत्र शुरू किए थे। तो ये इसका डी ऑप्शन होगा। वैसे मराठा नहीं है, ये महरता है ना, इसको ऐसे लिखा मराठा ही जाता है, महरता और केसरी नाम है इनके वैसे। उसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई। हमने बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा था कि बलिया के अंदर यहाँ पहली समांतर सरकार स्थापित की गई थी। ये सिंपल प्रश्न है, कई जगहों पे पूछा गया है। 1833 के चार्टर की बात की गई थी, है ना, कि यहाँ पे किसका उल्लेख नहीं है। आप देखेंगे कि हमने 3 विकल्प इसमें तीनों पढ़े हैं, कि पहला विकल्प है कंपनी के डायरेक्टर। ये आप अगर पिट्स इंडिया एक्ट वहाँ देखोगे तो आपको पाएंगे कि ये वहाँ का प्रावधान है, 33 का नहीं है। अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी के पास अधिकार रहेंगे, ये बात हमने स्पष्ट लिखी थी, और मैंने कहा भी था कि अगला चार्टर 53 के अंदर आएगा, 33 में ये बात हो गई थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है ना, तो ये सही कथन है। इसका मतलब उत्तर तो ये होगा, ये उत्तर हो नहीं सकता, हमें उत्तर निकालना उल्लेखित नहीं है। चीन से व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हमने बहुत स्पष्ट लिखा है कि अब चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता। फिर था, गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य नियुक्त किया गया। ये हमने यहाँ लिखा है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथा सदस्य नियुक्त किया। ये विधि सदस्य था, और लॉर्ड मेकाले पहला विधि सदस्य बना, सभी बैठकों में भाग लेता था। 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया मेकाले की अध्यक्षता में, जिसका उद्देश्य कानूनों को संहिताबद्ध करना था। ये पूरी डिटेल से हमने बात की थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपके उत्तर नहीं हो सकता। इसका उत्तर क्या है, ए इसका उत्तर है। हमने लिखा था कि चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार ले लिया गया। अब कंपनी पूर्ण रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई थी, और फिर इनके खर्चा चलाने के लिए आगामी 40 वर्षों तक मुआवजे के तौर पे ब्रिटिश सरकार कुल भारतीय राजस्व का 10.5% देने की बात की गई थी। ये हमने और एक्स्ट्रा जानकारी लिखी थी यहाँ पे, आपको ठीक तरीके से पता भी होगा, ठीक है। इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, 1833 के एक्ट को। ये बात भी हमने यहाँ पे लिखी है। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसके अंतर्गत दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके क्राउन ने ले लिया था, इसलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है 33 के चार्टर को। तो अपना उत्तर तो खैर ए आ ही गया, ठीक है। नेहरू समिति के कौन से सदस्य नहीं थे, कौन से सदस्य थे, सॉरी। तो हमने इसके पूरे नाम लिखे थे, 9 के 9 सदस्य। तो इसमें देखो, एन एम जोशी ये रहे, जो कि लेबर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू जो है वो लिबरल फेडरेशन का कर रहे थे, और अली इमाम मुस्लिम लीग का कर रहे थे। ये चारों ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट के कारण ही टाइम लगता है पीपीटी बनाने में, क्योंकि 50 प्रश्न है, आपको बताएगी, फिर आपके पास में लगभग 800 क्लासेस हैं, तो उनमें से क्लासेस को देखना, फिर वापस प्रश्न के ऑप्शंस को इस तरह से स्क्रीनशॉट करना, फिर यहाँ पे अटैच करना, उसके बाद में जाके
ये वेरीफाई करके और जारी किया जाता है। तो कई बार ऐसे आरोप लगाते हैं बच्चे तो नहीं लगाते, मठाधीश लगाते हैं कि कुंजी लेट करी ऐसे वैसे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और हम भी नौकरी पैसे वाले लोग हैं, फ्री तो बैठे नहीं है ना मठाधीशों की तरह, तो हमें तो काम भी होता है, फिर 2-4 घंटे इसमें बैठते हैं तब जाके एक आधा क्लास रेडी होती है। तो ये प्रूफ सहित जब बात करते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है। बाकी की निकालनी होती है तो हम बड़े आराम से भी निकाल सकते हैं, जल्दी भी निकाल सकते हैं, तो ये ज़रूरी भी होता है। इसके होने के बावजूद भी लोगों बच्चों को इस तरह से बरगला दिया जाता है कि इसमें सीधा लाइन नहीं लिखी हुई है। अब सीधी कहाँ कैसे लिखते हैं फिर, है ना? जब आपको पढ़ने के बाद आंसर निकल रहा हो तो इससे अधिक तो क्या चाहिए। बाकी लाइन टू लाइन तो कैसे सेम होगी, लाइन टू लाइन फैक्ट की सेम हो सकती, कंसेप्ट का कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षक अलग दिमाग से सोचता है, मैं अलग दिमाग से सोचता हूँ, उसकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है। हाँ, फैक्ट है जो मैं ना चेंज कर सकता ना वो चेंज कर सकता, तो वो तो सेम रहेगा। जैसे ये है तो इसकी क्या ही भाषा होगी। लेकिन कंसेप्ट का जब प्रश्न आता है तो लैंग्वेज तो बदलेगी, सीधी सी बात है, बट हाँ भाव नहीं बदलते। तो इस पॉइंट पे भी जब बरगला दिया जाता है, जब उत्तर है फिर भी बरगला दिया जाता है स्क्रीनशॉट के बावजूद भी। अब आप सोचिए कि मैं अगर बिना इस तरह से पीपीटी पे आके सोल्यूशन करवाता ना, तो ये लोग दावे के साथ ये कह देते कि 40% भी सवाल नहीं आए। अब 90% को 80-85% प्रश्नों को ये 60 पे लेके आ सकते हैं। तो अगर मैं इनके साथ नहीं आता ना पीपीटी के साथ में, तो ये डेफिनेटली कह देते कि 50% भी नहीं आए। ठीक है, फिर क्या होता है इससे, हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात का पड़ता है कि जो हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं उनका भरोसा थोड़ा डाउन हो जाता है। उनको बेचारों को अपने कंटेंट पे भरोसा नहीं रहता फिर, और वो थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि बेरोजगार अभ्यर्थी संवेदनशील होता है। वो हर एक व्यक्ति की सुनना चाहता है ताकि उसकी सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तो ऐसे किसी का मोरल डाउन करके पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है, पता नहीं इनको क्या कुछ इतनी मोहब्बत है धन से कि बच्चों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इस तरह से बरगला दिया जाता है कि आप नोट्स पढ़ रहे हो, ये घातक है, आप किताब खरीदिए, आप उसकी लीजिए, वैसे लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सामग्री पे भरोसा करिए, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, हालांकि मेरे बच्चे जो परिणाम देंगे उसकी सहायता से मैं जवाब दूंगा, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन हाँ, आप पढ़िए, मैं किताब के भी खिलाफ नहीं रहता, इस पर मैं अलग बात करूँगा आगे, लेकिन अभी अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन से थे, तो हमने बहुत अच्छे से लिखा था, फजल अली, हरदनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। ठीक है, तो फजल अली, कुंजरू और के.एम. पणिकर, मेनन इसके सदस्य नहीं थे। आप देख रहे हो 3 सदस्य थे, फजल अली अध्यक्ष थे इसके। ये स्वतंत्रता के बाद के भारत में हमने इसको ठीक तरीके से पढ़ा था। तो 1, 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब सी उसका उत्तर बैठ जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी प्रथा के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने कहा था कि अत्यधिक करों के कारण किसान मजदूर महाजनों के ऋणों व उसके ब्याज तले किसान दब गए थे, तो आजीवन ऋणों की एवज में बंधुआ मजदूर बना दिए जाते थे। बंगाल और बिहार में कुर्मी जाति के लोग जो ऋण और ब्याज नहीं दे पाते थे उनको हाड़ी बना दिया जाता, हाड़ी मतलब दास बना दिया जाता था, और जब तक वो पैसा नहीं चुकाते थे ब्याज, तब तक वो दास के रूप में रहते थे। यही बात इसमें है कि बिहार उड़ीसा में प्रचलित थी, ठीक बात है, क्योंकि उड़ीसा भी उस समय बिहार का ही भाग था, और साथ में बंगाल होता तो भी ठीक ही था। इसमें कृषि दासों द्वारा खेती करवाई जाती थी, ये भी ठीक है। कुर्मी लोग अपने मालिकों को बंधुआ नौकर, कमियां की जगह कुछ अलग शब्द लिखा हुआ है, अच्छा, कम्युनिटी में कमियां लोग जो अपने मालिकों के बंधुआ नौकर होते थे, और ऋणों के मूल पर जो सूद आता था, ब्याज आता था, उसकी एवज में उन्हें आजीवन अपने मालिक की सेवा में रहना पड़ता था। तो ये चारों ऑप्शन इसमें सीधे सेट हो जाते हैं, तो इसमें सभी कथन है वो सत्य है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था आपके शायद मजदूर अभियान टॉपिक में, अभियान क्या सॉरी भारत में मजदूर आंदोलन में ये पार्ट पढ़ाया था, जहाँ तक मुझे याद है। किस एक्ट के अंदर शिक्षा में 1 लाख रुपए राशि तय की थी, तो 1813 में मैंने आपको बताया था कि साहित्य के पुनरुत्थान, विज्ञान के विकास और विद्वानों को प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक कोष बनाया गया था। ठीक है, तो ये 1813 के एक्ट की, चार्टर एक्ट की बात है, सॉरी। ठीक है, तो ये बात थी इसमें, और भी कई सारी बातें इसमें शामिल हैं। 1813 तक कई रिपोर्ट संसद के समक्ष, काफ़ी लंबी कहानियां हैं।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत आया। प्रशासन के अंतर्गत देखो, निजाम को पैनार से कृष्णा तक का क्षेत्र दिया था, मराठों को तुंगभद्रा के उत्तरी भाग दिए, धारवाड़ का क्षेत्र दिया, और अंग्रेजों को बारह महल, डिंडीगुल और मालाबार दिए। तो इसमें सीधा ऑप्शन क्या बैठेगा? बारह महल। ठीक है। कानवाली से इसीलिए कहा था कि हमने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को पंगु बना दिया था। ठीक है, आगे देखिए। राजगोपालचारी ने कहाँ से नमक यात्रा का नेतृत्व किया था? तो मैंने बताया था कि तिरुचनापल्ली से वेदरायणम तक दांडी मार्च की तर्ज पर श्री राजगोपालचारी ने यात्रा की थी। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? डी। इसके बाद में आगे ईसाई मिशनरी सेरामपुर त्रयी के नाम से जानी जाती है। तो विलियम कैरी के साथ में मार्शमैन और विलियम वार्ड, ठीक है, इन तीनों को सेरामपुर त्रयी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कलकत्ता के निकट सेरामपुर में एक डेनिश बस्ती में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। तो इसमें थॉमस होगा नहीं, बाकी 2, 3, 4 हो जाएंगे। ठीक है, थॉमस क्यों नहीं होगा? थॉमस था नहीं इसमें जो है वो एक थे विलियम वार्ड, एक मॉर्समैन थे और एक विलियम कैरी थे। उसके बाद था कि डलहौजी की जो लैप्स नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसमें राज्यों को जो विलय किया गया उसका क्रम पूछा था इन्होंने। तो झांसी की बात आती है। झांसी 21 नवंबर 1853 को गया था, और हालांकि 53 को गंगाधर की मृत्यु हुई थी, और 7 मार्च 1854 को झांसी का विलय किया गया था। ऐसा सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन मानते हैं। तो झांसी हो जाता 1854। ठीक है, अब बात आती है सतारा की। सतारा हुआ 1848 में, सबसे पहले सतारा ही गया था। उसके बाद में आता उदयपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में आया हुआ उदयपुर, और ये गया 1852 में। ध्यान रखना, अपना राजस्थान वाला नहीं है ये छत्तीसगढ़ में है। पहले ये एमपी में हुआ करता था। पहले कहाँ था? ये एमपी में था, और छत्तीसगढ़ बना तो उसमें चला गया। ठीक है। तीसरा है बघाट। बघाट गढ़ का हुआ था 1850 में। बघाट है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो उसमें आपका उत्तर बैठ गया है सीधा 3, 4, 2 और 1। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। 3, 4, 2, 1। ठीक है, बी इसका उत्तर आ जाएगा। सतारा सबसे पहले, उसके बाद में बघाट, उसके बाद में उदयपुर, और उसके बाद में झांसी सबसे लास्ट में गया है। ठीक है, ये हो गया इसका। संथाल लोग गैर आदिवासियों को क्या कहते थे? हमने लिखा ये पहाड़ी लोग बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। क्या कहते थे? दीकू कहते थे। हमने ये पॉलीगार का भी लिखा हुआ है। दक्षिण भारत के शस्त्र धारित किसान पॉलीगार कहलाते थे। ये पूरी कहानी थी आपके दीकू लोगों की, सारी बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है। ये दामन एक कोह भी हमने लिखा, ये भी परीक्षा में जो है वो आया हुआ है, इसी पेपर में आगे कहीं। ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं था, ये प्रथम बहिष्कार का आयोजन। हालांकि जीके में कई बार हम ऐसे इसको करते हैं जीके पारिक का, बट कहीं अपने कंटेंट में आया नहीं ये। ठीक है, ये हमें किसी टॉपिक से डायरेक्ट लिंक मिला नहीं, कहीं पर भी नहीं मिला, क्योंकि अगर इसको दलित और समाज सुधार आंदोलन से अगर ले तो हो सकता है, बाकी ये कहीं पर भी बैठता नहीं है, इसलिए कहीं पर भी पढ़ाया नहीं गया। वैसे ही है 1937 का ये अधिकार अधिनियम है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष किसको बनाया था? तो हमने लिखा है कि जॉन बाप्टिस्ट को अध्यक्ष बनाया गया था, और सचिव थे एनसी केलकर। ठीक है, तो इसका ये उत्तर है। हेनरी डेरेजियो, ये थोड़ा सा प्रश्न मुझे विवादित सा लगा, क्योंकि देखो सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये 1838 में इसकी स्थापना की गई थी यंग बंगाल के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, और सभापति जो थे इसके ताराचंद्र चक्रवर्ती, और सचिव आपके प्यारीचंद मित्र थे। ठीक है, अब ये यंग बंगाल के सदस्यों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसको अपन हेनरी डेरेजियो से नहीं देखते, क्योंकि हेनरी डेरेजियो के बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो विकल्प 2 बार हो जाता है। ठीक है, फिर बचे नीचे के 2 बचे। ऊपर एक एकेडमिक एसोसिएशन हमने लिखा है कि एकेडमिक एसोसिएशन 1828 में इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बैठ जाता है।
उसके बाद में रहता है एंग्लो हिंदू एसोसिएशन भी इन्होंने स्थापित किया था। मतलब 1 और 4 बिल्कुल परफेक्ट है, 2 को बाहर करना है, ठीक है, तब आपके 1 और 4 ये दोनों बैठ रहे। अब 3 का भी देख लीजिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ये बहुत बाद में स्थापित हुआ था, कांग्रेस पूर्व की संस्था है, उस समय तक ये थे भी नहीं। तो मुझे इसका उत्तर लग रहा है 1 और 4। क्या लग रहा है? 1 और 4, जिसमें आपकी एकेडमिक एसोसिएशन और दूसरा लग रहा है आपके एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। अच्छा, अगर अपन इसको डैरेजियो की यंग इंडिया से मान के भी चलें 1, 2, 4 को, तो 1, 2, 4 को मानते हैं तो फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो जाती है, जबकि इस संस्था की स्थापना का डैरेजियो या यंग इंडिया से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। ये समाचार पत्र है, तो वैसे बहुत सामान्य से आए थे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश है, तो सी का 1 बन जाता है। फिर संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय का है ना, तो ए का 3 बन जाता है, ए का 3, सी का 1, ए उत्तर बैठ जाता है इसका, ठीक है। दामन एक कोह में किस जनजाति का था? तो हमने लिखा था इसका कि संथाल लोग स्वतंत्रता पसंद जनजाति थी, मगर दामन ने कोह में बसाकर इन संथालों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए थे। तो ये संबंधित है आपके संथालों से रिलेटेड है, ठीक है। और बाद में पहाड़ियों को भी बसाया था इसमें, ठीक है, लेकिन ये संथाल जनजाति से रिलेटेड है। लेकिन एक बात और भी है कि संथालियों को यहाँ बसाकर न केवल पहाड़ियों का वर्चस्व खत्म किया, बल्कि खाली पड़ी भूमि पर राजस्व का स्रोत भी तैयार किया, ऐसा डीसी सरकार लिखते हैं, जदुनाथ सरकार लिखते हैं। नहीं, जदुनाथ नहीं लिखा है, दूसरे किसी ने लिखा है। इस प्रकार संथालियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। हाँ, ठीक है। संथाल स्वतंत्रता पसंद जनजाति थी, मगर दामन ने कोह में बसाकर इन संथालों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए। अब आप देखिए, अब इससे पहले पहाड़िया लोग यहाँ पे रहते थे, है ना। इनके वर्चस्व को खत्म करने के लिए ही ट्राइबल्स के रूप में संथालों को यहाँ बसाया गया था, ठीक है। तो पहाड़िया जनजाति नहीं थी, जनजाति तो संथाल थी, ठीक है। इसलिए उसका उत्तर क्या बैठेगा? बी। पहाड़िया तो वे लोग थे जो दामन कोह की पहाड़ियों में पहले से ही रहते आए थे, इसलिए इसका संथाल उत्तर जाएगा। उस नेटिव इन्फेंट्री का नाम बताइए जिसमें सर्वप्रथम राइफल जो एनफील्ड आई थी नहीं लेने से इनकार किया। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि 19वीं बंगाल इन्फेंट्री थी जो बहरामपुर में, वहां पे सबसे पहले इन्होंने कह दिया था कि भाई हम इसका यूज नहीं करेंगे। और फिर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में आपके मंगल पांडे ने व्यक्तिगत रूप से मना कर दिया था, और फिर सार्जेंट यूसन और लेफ्टिनेंट बेपांडे भाग गए, वो मंगल पांडे ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये इसका उत्तर है, वो ठीक बैठेगा। रामोसी विद्रोह, ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों है? क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर आपके 1800 पहले के जितने भी किसान आंदोलन है उनके नाम फिक्स किए हुए हैं, चाहे मुंडा उल गुलान हो चाहे कोल हो, फिक्स नाम किए हुए हैं। उनमें से कहीं पर भी रामोसी विद्रोह का उल्लेख नहीं है, और ये विद्रोह 1822 का है, ठीक है, 1822 का है। उससे पहले जो बाद में हुआ था ना, जिसमें आपके बलवंत फड़के का हुआ था, वो बाद का विद्रोह है, ये है नहीं। हालांकि इसका उत्तर तो ये है, परंतु आपका ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसको अगर चैलेंज किया जाए तो ये प्रश्न हट सकता है, हमने पढ़ाया भी नहीं इसको। कुटीर उद्योगों के आस में से कौन सा कारण नहीं है? अब देखो, ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना, तब आप कुछ नहीं कर पाते, आपको केवल प्रश्न का और पूरे टॉपिक को समझना होता है। ठीक है, अब देखिए, हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ददनी प्रथा होती थी, और ददनी प्रथा में क्या करते थे, ये ददनी देते थे। मैंने बहुत अच्छी सी ददनी प्रथा भी एक वीडियो में अलग से भी समझाई थी कि ये लोग क्या करते थे, एक एग्रीमेंट पे साइन करवाते थे बुनकरों से, जो भी उद्योगों से जुड़े हुए लोग थे उनसे, और उन पे साइन करने के बाद उनको उतनी राशि दी जाती थी जितनी उस एग्रीमेंट में लिखी हुई होती थी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती थी, और राशि अंग्रेज अपने मन से लिखते थे। फिर वो व्यक्ति, वो बुनकर उसी के लिए काम करता था, किसी और के लिए काम नहीं कर सकता,
ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि इस उद्योगों के ह्रास के कारण कौन सा नहीं था। तो कंपनी की जो एजेंट थे, जो गुमास्ते थे, इन्होंने बुनकरों को मनचाही राशि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। ये चाहते थे उसी हिसाब से बुनकर सिग्नेचर करते थे कॉन्ट्रैक्ट पे। सिग्नेचर करने के बाद, अनुबंधित हो जाने के बाद, वो किसी और के साथ काम है वो नहीं कर सकते थे। ये कथन ठीक है, ये कथन भी ठीक है। और जब ये काम हो जाता था तो उसके बाद जो है उनको काम के दाम जो है उनकी मजदूरी के अनुरूप नहीं मिलते थे। तो ये दो तो मेन कारण थे उद्योगों के ह्रास के। अब कौन सा कारण नहीं था? ठीक है, मूक शासकों के आश्रय पर ज्यादा निर्भर थे। ये बात भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि उस समय राज परिवार ही कारीगरों से इस प्रकार के आइटम खरीदता था। और जब ब्रिटिशर्स ने जब रजवाड़ों की हालत खराब कर दी तो वो लोग है वो कारीगरों से क्या कर सकते थे, डिमांड खत्म हो गई उनकी। जब उनकी डिमांड खत्म हो गई तो ये सारे कारीगर कंपनी की शरण में आ गए। ठीक है, तो कारीगर जो है वो शासकों के आश्रय पर ज्यादा निर्भर थे। और शासक जब बर्बाद हो गए तो कुटीर उद्योग स्वतः ही बर्बाद हो गए। ठीक है, उसके बाद आता चौथा विकल्प, कच्चे माल के दामों में हेरफेर करना भारतीय उत्पादकों और कारीगरों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, है ना। वैसे तो ये चारों ठीक दिख रहे हैं। वैसे इनको दामों में हेरफेर करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि इनके एग्रीमेंट है वो पहले से फिक्स होते थे और अनुबंध में लिखे हुए होते थे। तो ये और ये बैठ भी नहीं रहा है। उसका डी ऑप्शन ज्यादा ठीक है। हमने ये लिखा भी है, रजवाड़ों का कमजोर होना भी इसके पतन का कारण है। तो मूक शासक मतलब रजवाड़े मूक ही हो गए थे उस समय तो। ठीक है, तो डी मुझे ठीक लग रहा है। दादाभाई नौरोजी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? रस्त गोफ्तार गुजराती भाषा में दादाभाई नौरोजी द्वारा चलाई गई थी। इसका हिंदी में अनुवाद होता है सत्यवादी। ठीक है, वैसे पॉवर्टी इन एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये भी नौरोजी की है, लेकिन ये एक पुस्तक है। ठीक है, और रस्त गोफ्तार एक पत्रिका है। और इन्होंने पूछा भी क्या है? पत्रिका का पूछा है। सुभाष चंद्र बोस ने जो गवर्नमेंट बनाई इसमें वित्त विभाग किसको सौंपा था? बड़ा सरल सा प्रश्न था ये, लेकिन सरल था, लेकिन इतना ध्यान व्यक्ति नहीं देते हैं। हमने लिखा भी था कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारतीय सरकार का गठन किया। भारत के बाहर ये पहली मान्यता प्राप्त सरकार थी। 9 देशों ने मान्यता दी थी। आयरलैंड ने प्रशंसा पत्र भेजा था, देशों के नाम भी लिखे थे। राष्ट्रपति, सेनापति और प्रधानमंत्री बोस खुद थे। वित्त मंत्री AC चटर्जी थे। महिला लक्ष्मी स्वामी थी। प्रचार मंत्री SA अय्यर थे। ठीक है, तो AC चटर्जी, इसका उत्तर क्या होगा? AC चटर्जी। तो ये एक बढ़िया स्टैंडर्ड प्रश्न था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की नींव रखी थी। ये भी एक रिपीटेड और जाना माना प्रश्न है। 1876 में नव युवकों को सरकारी सेवा त्यागने की शपथ के लिए प्रेरित किया था शिवनाथ शास्त्री ने। ठीक है, इसको हमने भारत में सिविल सेवा पढ़ी थी, बट वो शायद नेट के सिलेबस में थी, तो यहाँ हमने इसको नहीं पढ़ा था। तो ये शिवनाथ शास्त्री है और ये बड़ा फैक्ट है ना। ऐसे फैक्ट आते हैं तो फिर सीधे ही आते हैं। अंग्रेजों सेना का वो सेनापति जब अमृतसर की संधि करने के लिए जब रणजीत सिंह के पास में मैटकोफ आया था, दूत जो आया था, उसके सहयोग के लिए कौन से सेनापति को भेजा था? तो ऑक्टरलोनी को भेजा था। और उसी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना यहाँ पर रखी गई थी। ये सिंपल प्रश्न था, हमने लिखा भी है इसको पहले ही। ठीक है, अफीम की खेती को अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। ये प्रश्न आया है आपके ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से, कृषि नीति से। ठीक है, अब इसको कॉमन सेंस से कर सकते थे, क्योंकि पंजाब में खेती होती नहीं अफीम की, और उसकी क्लाइमेट भी वैसा नहीं है, और बाकी तीनों क्षेत्र के अफीम की खेती की क्लाइमेट से युक्त है। तो डेफिनेटली जहाँ क्लाइमेट होगा वहीं बात होगी। तो फिर आपके 1, 2 और 3 उत्तर बैठेगा। पंजाब इसका उत्तर नहीं है ना। कॉमन सेंस आधारित प्रश्न है, हालांकि मेरा भी पढ़ाया जाना चाहिए था ये। 11 अप्रैल 1925 को आयोजित अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता की और लखनऊ संधि की मुखर निदा की। कौन सा व्यक्ति था जिसने दोनों काम साथ में किए? ये प्रश्न डिलीट होगा। डिलीट क्यों होगा? क्योंकि 8वां सेशन हुआ था। ये मैं हिंदू महासभा की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके आया हूं। 11 अप्रैल 1925 को कलकत्ता के अंदर आपके 8वां सेशन हुआ था, और ये इसकी वेबसाइट से ही लिया गया डायरेक्ट, जिसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और तो राजेंद्र प्रसाद एक, तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरी बात, लखनऊ संधि की मुखर निंदा की थी। लखनऊ संधि की निंदा मदन मोहन मालवीय ने की थी।
लेकिन वो अध्यक्ष नहीं थे। वो अध्यक्ष कहाँ थे? वो अध्यक्ष थे 1923 में बनारस सम्मेलन में और 1924 के बेलगांव सम्मेलन में डेफिनेटली अध्यक्ष थे, लेकिन वो आपके कलकत्ता अध्यक्ष नहीं थे। तो सीधा सा बिंदु है, ये प्रश्न क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। लाला लाजपत राय का देखें तो वो उन्होंने कानपुर के अंदर 29 दिसंबर 1925 के विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये विशेष सत्र के कानपुर के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि आपके स्पेशल सेशन था और वो सेशन हुआ था आपके 29 दिसंबर 1925 में। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद होगा और ये प्रश्न आपके डिलीट हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स को कृषक वर्ग के साथ राजस्व बंदोबस्त करने के लिए किसने सुझाव दिए थे? तो ये सुझाव 4 लोगों ने दिए थे। अलेक्जेंडर डोव ने दिए थे, थॉमस लॉ ने दिए थे, हेनरी पेडुला ने दिए थे और फिलिप फ्रांसिस ने दिए थे। तो इनमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है फिलिप फ्रांसिस। ठीक है। 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार जनमत संग्रह कराने का निश्चय किया गया था। तो हमने लिखा है कि 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत सिलहट में भी जनमत संग्रह की बात की गई थी। दूसरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस में बात की गई थी। तो 2 जगह पे करवाना था। इसमें ऑप्शन कौन सा दिया? इन्होंने सिलहट दिया है। उसके बाद में था डचों की फैक्ट्रीज, है ना। ये प्रश्न भी डिलीट होगा। डिलीट क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 विकल्प सही है। कौन से सही है? देखिए, इसमें जो चिनसुरा है, चिनसुरा में 1653 में बनी थी। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन सही हो गया। दूसरा जो है आपके गलत युग्म चुनने हमारे को, तो 2 नंबर गलत युग्म है। दूसरा देखिए आपके, मैंने बताया भी है कि 1690 में पुलिकट का स्थान नेगापट्टनम ने ले लिया था। नागापट्टनम ने, यहाँ पर 1658 में डच बस्ती स्थापित हुई थी। तो ये है 1658। ठीक है, इसका मतलब 1 व 2 दोनों सही है, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, बाकी देखो पुलिकट और सूरत में हमने पहले लिख रखा है। इसमें पुलिकट का कहाँ लिखा था? शायद वो डिलीट कर दिए। सूरत ये रहा 1616, पुलिकट भी है आसपास कहीं पे, ये रहा 1602 में पुलिकट में फांटे गैलरी स्थापित किया था और ये कोरोमंडल तट पे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ये दोनों उत्तर है वो सही है, मतलब उत्तर सही है। तो ये प्रश्न भी डिलीट होगा। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला लिया गया? हालांकि मैंने इंडियन एसोसिएशन बताया था, तो ये इंडियन कॉन्फ्रेंस जो है ये भी सही है। तो वह इंडियन एसोसिएशन, दोनों का विलय हो गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर डी है। हालांकि ये भी कांग्रेस अधिवेशन हमने पढ़ रखा अच्छी तरीके से। अंजुमन अल फर्ज, ये अलीगढ़ आंदोलन में है, गरीब बच्चों की वित्तीय सहायता करने के लिए। ये हम चूक गए लिखने से। 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित होने के विरोध में किसने इस्तीफा दिया था? तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था आपको। अरे वो लिखा ही नहीं ना कहीं पे, एक ये रहा ना, कि जिन्ना ने दिया, मजहरुल हक ने दिया, मदन मोहन मालवीय ने दिया, BS शर्मा ने इस्तीफा दिया। तो देखो जिन्ना इसमें आ गया, मदन मोहन मालवीय आ गया, मजहरुल हक आ गया। एक ऑप्शन BS शर्मा का था, इन्होंने उसको हटा के शंकरन नायर लिखा है, जबकि शंकरन नायर इसके पक्ष में था। देखो ये जो दोनों बिल ऊपर आए थे उनकी परिषद में रखे गए, इनका सभी भारतीय प्रतिनिधियों ने विरोध किया था, लेकिन शंकर नायर ने उनका ब्रिटिशर्स का पक्ष लिया था। वैसा व्यक्ति कभी इस्तीफा नहीं दे सकता। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, यहाँ तो इन्होंने लिखने वालों ने गलती कर दी ऑप्शन को। आप एक बार पेपर में टाइप में देख लेना, है ना। इसका उत्तर है वो 1, 3 और 4 है। ठीक है, आप एक बार ठीक से देख लेना। अगर यहाँ मुझे लगता है कि त्रुटि कर दी है। देखो
मोहम्मद अली जिन्ना, मजहरुल हक, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो शंकर नायर तो है नहीं, सीधा सा ये दोनों तो गए, तीनों भी गए, तो इसका उत्तर है वो ये होगा। आप एक बार चेक कर लेना ऑप्शन, शायद टाइपिस्ट ने भूल गया हो। तो 1 3 4 इसका ठीक बैठ रहा है। अगर ये नहीं है 1 3 4 वाला विकल्प तो फिर ये भी डिलीटेबल हो जाएगा। ठीक है, 2 तो बिल्कुल मत करना, शंकर नायर को तो हटा ही दो, देखो 2 2 और 2। ठीक है, तो एक बार आप ऑप्शन परीक्षा में जो पेपर है उसके देख लेना, क्योंकि ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना, ये नाम इस न्यूज़पेपर के अंदर लिखे हुए हैं। फिर है आपके अवध के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है ना, तो सही नहीं है उसको निकालना है। आसफुद्दौला की मृत्यु 1799 में, गलत है क्योंकि इसकी मृत्यु मैंने बताया था आपको 1797 में हुई थी, तो ये गलत है, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके अनुसार ये भी सही होगा इसमें। ठीक है, दूसरा देखिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1798 में सादत अली के साथ संधि की और वार्षिक शुल्क राशि बढ़ाई। देखो 1798 21 जनवरी को सादत अली के साथ में इन्होंने संधि करी, जिसे चिरस्थायी मित्रता कहा गया, उसमें ये जो वार्षिक शुल्क था ये 76 लाख रुपए आपके बढ़ा दिया गया। तो ये कथन सही है मतलब, लेकिन हमें तो सही नहीं है वो ढूंढना है। ठीक है, तो 4 नंबर सही नहीं है, तो इसको दोनों को बाहर निकाल दो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 3 नंबर जो है वो बिल्कुल ठीक है आपके। 3 नंबर गलत है, 4 नंबर को आप बाहर निकाल दो और 3 नंबर होना ही चाहिए ऑप्शन में, तो इसका उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा कि 2 और 3 बिल्कुल गलत है। और वजीर अली की पूरी कहानी मैंने आपको बताओ तो याद होगी, मैंने आपको पूरी बताई थी कि वजीर अली ने बगावत कर ली थी और ये सारी बातें आती थी। ठीक है, उसको 1.5 लाख रुपए पेंशन दे के वजीर अली को बनारस भेजा एंड ऑल, ये सारी कहानियां थी। तो इसमें 2 और 3 ये दोनों गलत है, दोनों ऊपर वाले सही है और हमें गलत की पहचान करनी थी, तो 2 और 3 इसका उत्तर बैठ जाता है। ठीक है, स्वदेशी बांधव समिति ये स्वदेशी मूवमेंट के अंदर आई थी और ये ए उत्तर होगा इसका। इसमें शायद समिति का नाम लिख लिया था और एक इसकी पीपीटी और भी थी कहीं, शायद अपलोड नहीं हुई। ये था कौन सी पार्टियों की स्थापना किस समय हुई थी उस पर। देखो लेबर स्वराज दल ये 1925, लेबर स्वराज दल 1925, और आपको पता होगा ये बंगाल की बात है। बंबई में कांग्रेस लेबर पार्टी जनवरी 1927, जनवरी 1927। ठीक है, और फिर है आपके कीर्ति किसान सभा, ये है आपके जनवरी के बाद 1927, मतलब तीसरे नंबर पे है, और अप्रैल 1927। ठीक है, ये 3 अपने लिखी हुई है, चौथी हमने लिखी नहीं थी, जो इन्होंने मद्रास वाली पूछी वो यहाँ एक करके और लिख जानी चाहिए थी, लेकिन इससे आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए 1 4 और 2, 1 4 और 2 और 3 है सबसे पहले। ठीक है, और ये होती है आपके कांग्रेस लेबर 3 नंबर, मतलब लेबर किसान पार्टी हिंदुस्तान मद्रास, ये लगभग 1923 के आसपास की है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था। ये पढ़ा है उसमें शायद मजदूर आंदोलन के आसपास शायद पढ़ा है। धराशना में सत्याग्रह की सूचना बाहरी दुनिया को किसने दी थी, तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर ने न्यू फ्रीमैन और इन अखबारों में विदेशों में इसकी सूचना जो है वो दी थी। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो हमने लिखा है कि गांधी जी ने एटक से पहले ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, और ये स्थापना 25 फरवरी 1920 को हुई थी। ये तिथि है ना, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। हालांकि विपिन चंद्रा 1918 मानते हैं, बाकी सारे इतिहासकार और इसकी जो ऑफिशियल साइट्स वगैरह है वो सारी 1920 मानती है, सारी 1920 मानती है। हालांकि प्रश्न बच्चों ने गलत भी नहीं किया होगा, लेकिन अगर कोई पीछे लगे तो प्रश्न को डिलीट करवाया जा सकता है। ठीक है, और मैंने लिखा है इसमें अनसुईया साराभाई को अध्यक्ष बनाया गया था। 14,000 इसमें सदस्य थे, और सदस्य संख्या के आधार पर उस समय की सबसे बड़ी मजदूर संघ था ये। ठीक है, और यहाँ पे भूख हड़ताल वगैरह, तो गांधी जी इसका उत्तर बैठ जाएगा। दयानंद सरस्वती की रचना ने की थी, ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न था
ये वैसे इसके चारों ही ऑप्शन है। मैंने इसमें केवल एक ही संस्कार विधि वाला लिखवाया था। हालांकि मैंने मेरी तरफ से 10 किताबें जो महत्वपूर्ण जो सोची थी मैंने वो लिखवा दी थी। लेकिन ट्रेजेडी फिर ये हुई कि इन्होंने वहां से शुरू किया जहां से हमने खत्म किया था। अब इन्होंने 80 किताबें लिखी है। अगर हम पुस्तक लेखक होते तो सारी लिस्ट डाल देते, और टीचर की लिमिट से होती कि उसको है वो एक लिमिटेड बुक्स याद रखवानी पड़ती है। हालांकि स्टूडेंट भी लिमिटेड ही याद रख पाता है, भली किताब बड़ा 1000 पेज छाप दे, उससे उतना ही याद होगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, और वो उतना ही कर पाता है। तो इसके चारों विकल्प है वो सही है। ठीक है। हाँ, ये आपके आधुनिक भारत का पूरा हो गया है। ठीक है। अब हम आते हैं राजस्थान के इतिहास पे। आधुनिक भारत का 48 कैसे है? कोई सवाल शायद रह गया तो पता नहीं, रहना तो नहीं चाहिए। सवाल तो पूरे आए, कोई रह गया तो देख लेना आप। जैसलमेर का हिस्ट्री, सॉरी राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति का पार्ट और राजवंश मैंने नहीं पढ़ाए थे। मैंने आपको आधुनिक राजस्थान, मुस्लिम संबंध और सभ्यताएं पढ़ाई थी। तो इसमें 10-12 प्रश्न जो बाहर निकले हैं तो वो कल्चरल से निकले हैं। कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाई नहीं थे, संस्कृति में वैसे भी नहीं पढ़ा था। इसमें क्या क्या है? जैसलमेर के इतिहास के संदर्भ में राजस्थान का जो इतिहास संस्कृति है, काफी जटिल प्रश्न थे उसमें। देखिए क्या था। हाँ, इसमें जैसलमेर के शाक्य और अर्ध शाक्य पूछे हैं। तो इसमें देखो सी जो है वो आपके अर्ध शाखा जो है वो लूणकरण के काल में हुआ था। इन्होंने त्रिलोक सी का काल लिखा है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है, ए और बी बिल्कुल सही है। ए में हमने लिखा है मूलराज प्रथम और ये दूधा। बाबूदान जी ने पढ़ाया था ये राजवंश का टॉपिक, तो उनकी हैंडराइटिंग है। अब ऐसे मत सोचना सर ने बाद में किसी से लिखवाया है, क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है जो तैयार बैठा है कि कहीं न कहीं सर की गलती निकाली जाए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं कम से कम लोगों की जुबान पे तो हूँ, और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है कि आपकी कोई चर्चा कर रहा है। कोई पॉजिटिव वे में कर रहा है, कोई नेगेटिव वे में कर रहा है। स्टूडेंट मोस्टली पॉजिटिव वे में कर रहे हैं और बाकी मठाधीश जो है वो नेगेटिव वे में करते हैं। तो दोनों ही कर तो रहे हैं। ये अपने आप में मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति जिसकी चर्चा जो है वो सभी कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे पक्ष की बात है। और काम होगा, काम होने पे चर्चा होती है, ये तय बात है। आप एक्टिव होके काम करोगे तो चर्चाएं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही। अगर मैं प्रोफेसर बनने के बाद घर पकड़ लेता, कुछ भी नहीं करता, ये सब क्यों माथापोड़ियाँ करता पीपीटी की, तो कोई मेरी चर्चा नहीं करता, ना मेरा कोई विरोधी होता, सब मेरे पक्षधर होते। ठीक है ना। और ऐसे तो होंगे, और ये एक पक्ष है जिसको मैं स्वीकार करके चलता हूँ। ठीक है। आगे देखिए, राजपूताना एजेंसी मैंने बताया था कि 1832 से अपना काम करना शुरू करती है। इसमें थोड़े सवाल अपने कंटेंट से कम आए, बाकी सारे पार्ट्स में बहुत अच्छे प्रश्न थे, है ना। आगे इसमें देखिए 1870। अब देखो मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1869 की संधि मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, और इन्होंने कौन सी पूछी है? 1870 की। 1869 की संधि में सांबर क्षेत्र दिया था, जयपुर और जोधपुर दोनों ने मिला के, और 1870 की संधि में नावा और आपके गुड़ा क्षेत्र, नोखा क्षेत्र दिया गया। ये 1870 में दिए गए थे। तो केंद्र पट्टे पे कितने दिए? 2 दिए थे, ध्यान रखना इसका। 2 मतलब एक नावा था, एक नोखा था। ये 2 लमक क्षेत्र दिए थे। सांबर को 1869 में दिया था। अब काउंट मत करना तीनों को, क्योंकि 70 की संधि में 2 ही दिए थे। कुल 3 थे, लेकिन 70 की संधि में 2 ही थे। गनीम बराड़, ये सामंतवादी व्यवस्था में पढ़ाया था हमने कि युद्ध के समय जो कर वसूला जाता था उसे गनीम बराड़ कहते थे। ठीक है। और उसके बाद देखिए पृथ्वीराज विजय चौहान की विजय नीति में बढ़ते हुए क्रम से बताना है। तो सबसे पहले 1882 में आपके भंडारनगर आ जाते हैं, ठीक है, और सबसे लास्ट में आते हैं गहडवाल। ये सबसे सब में दिए गए। वैसे चालुक्य जो है वो आपके 84-87 चालुक्य, और चंदेल थे 1182, मतलब भंडारनगर के ठीक बाद में
तो चंदेलों के बाद में चालुक्य है ना, और चंदेलों के बाद में चालुक्य यहाँ पे है, ऊपर है नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, बी बैठेगा। देखो यहाँ ये भी नहीं हो सकता क्योंकि चालुक्यों को पहले ले लिया। अगर चंदेल और चालुक्य ये कर ले तो भंडारनक पीछे नहीं जा सकते क्योंकि भंडारनक इनके साथ थे, ये भी गलत हो जाता है। तो ऐसे करके भी आप इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते थे, है ना। तो अब क्या हो गया, भंडारनक हो गया, फिर चंदेल हो गया, फिर चालुक्य हो गया, और लास्ट में आपके गेहड़वाल हो गए, ठीक है। रणकपुर मंदिर, ये संस्कृति का प्रश्न है, पढ़ाया नहीं गया था, और इसमें उत्तर है नृत्य करती पुतलिकाओं, ठीक है। ये गुण रूपक, ये साहित्य का प्रश्न है, और ये केशव दास का है, ये भी संस्कृति में पढ़ाया नहीं था। मेवाड़ के राजा अल्लट का शिलालेख, ये पढ़ाया था, ये राजवंश का प्रश्न है, और ये मिला है आपके आहड़ अभिलेख है, इसे 977 ईस्वी में मिला था। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, आहड़ बैठेगा, ठीक है। उसके बाद में है मौर्य राजा धवल का नाम अंकित, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, कणसवा के शिवालय में 795 का लेख है जहां राजा धवल का नाम मिलता है, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था। ये वापस लोक नृत्यों का प्रश्न है, आपके संस्कृति का है, तो इसका आपके मुझे डांडिया लग रहा है इसका उत्तर। 19वीं शताब्दी में राजपूताना में किस श्रेणी की भूमि पर कर नहीं लगता था, ये अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ाया था, दो मैंने इसकी ली है। तो मैंने लिखा था कि जो भूमियों की जो भौम जागीर थी ये बिल्कुल हासिल और लगान से मुक्त थी, कर नहीं लगता था, तो एक तो इस पे नहीं लगता था, ठीक है। तो अब देखो ये तो दोनों कट हो गए, अब 2 और 4 में से एक है, शासन भूमि वैसे ही कट हो गई, सॉरी 2 और 4 में से खालसा तो कट ही हो गई। अब 2 और 4 में से देखिए, जागीर भूमि मैंने कहा था कि जागीरों से है वो टैक्स कंटिन्यू लिया जाते थे, तब जागीर भूमि आपके 1 मिनट कंटिन्यू टैक्स लिए जाते थे, तो ये भी बार हो गई। फिर क्या बचा, शासन बचा 1 और 2, 1 और 2, सी ऑप्शन बन जाएगा इसका, ठीक है। मैंने आपको सामंती व्यवस्था में शासन भूमि के बारे में भी लिखाया था, आपको अगर याद हो तो, है ना। ये 2 नंबर था, और आगे स्टार्टिंग में शासन का भी लिखा, हालांकि उत्तर तो अपन आराम से इससे निकल जाता है। भौम, चारागाह, शासन, शासन ब्राह्मणों को दी जाती थी, पूरी भूमि फ्री रहती थी वो। तो भौम और शासन 1 और 2 नंबर पे कोई टैक्स नहीं लगता था। खालसा और जागीर पर टैक्स जाता था, खालसा का तो 100% राजस्व राजा के पास में जाता था। राणा सांगा ने करमचंद्र पवार की वफादारी करने के लिए उसे क्या दिया था, तो अजमेर, मांडल, परबस और बनेड़ा, चारों भूमि उसको सौंपी थी, ठीक है। ये टॉपिक में नहीं आया, पढ़ाया था बट उसमें पढ़ा नहीं पाए। अभय सिंह और चिमन सिंह, इसको तो मैंने पहली बार सुना है और माथापोड़ी करी 1-2 घंटे गूगल वगैरह पे, तब ये उत्तर मिला है। अब इसमें भी कितनी सत्यता है पता नहीं। जन विद्रोह का दमन किस अंग्रेज जनरल द्वारा किया गया था, तो ये रॉबर्टसन के द्वारा किया गया था कोटा के अंदर, इसको हमने पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद है गूंदोज के ठाकुर ने गूंदोज लोक परिषद शाखा के किस सदस्य से मारपीट की थी, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी थी गूंदोज वगैरह के, दोनों ने कहा मथुरा दास माथुर है वो, इसका आंसर बैठेगा। कृषि ऋण राहत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये 79 का है ना। ये राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था के प्रश्न है। मंडोर की शाखा के प्रतिहार शासकों का सही कालक्रम बताइए। मैंने बताया था कि रजिल पहले नंबर पे, भागभट दूसरे नंबर पे, भागभट है, सॉरी नागभट नहीं है, सॉरी रजिल पहले नंबर पे आ गया, भागभट छोड़िए अभी, उसके बाद में आता है सिल्लुक। वही मेड़ता मंडोर शासक जानकारी नागभट प्राप्त नहीं होती, सीधी 10वें उत्तर है सिल्लुक की होती है, लिखा है ना। उसके बाद नागभट आ जाएगा। कालांतर में मंडोर शाखा, ये नागभट प्रथम भी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, सिल्लुक आएगा तीसरे नंबर पे, और कक्कू आएगा आपके बाहुक, और कक्कू आएगा चौथे नंबर पे। तो अब आप देख लो, 1 मतलब 2 3 4 और 1, ये रहा इसका उत्तर, ठीक है। ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। गुइल शासक कन्नौज के हर्षवर्धन का समकालिक था। इसको अपन डिलीटेबल मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, देखो महेंद्र फर्स्ट हुआ, इसके बाद में आया नागादित्य,
इसके बाद में आया शिलादित्य फर्स्ट, ठीक है। और शिलादित्य जो हुआ उसके बाद में आपके कौन शासक आया था? शिलादित्य के बाद में फिर शिलादित्य के कई पुत्र थे, अपराजित और कई सारे नाम थे, तो वो आते हैं, फिर उसके क्रम में आगे कालभोज आता है। इसका कार्यकाल था 606 से लेकर और लगभग 626 तक, और उसके बाद में 646 तक, सॉरी, और उसके बाद में आपके ये आगे बढ़ जाता है, 646 से आगे बढ़ जाता है। ये साल थोड़ा सा मेरे को कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। तो ये महेंद्र जो है ये हर्षवर्धन के काल में था, क्योंकि हर्षवर्धन का काल भी लगभग 610 से लेकर और 645-47 के आसपास तक था। एक बार आप इसका एग्जैक्ट काल देख लेना। तो वो भी बैठता है। नागादित्य भी 1-2 साल इसके समकालिक रहता है। तो गुहिल शासक कन्नौज के हर्षवर्धन का समकालिक कौन थे? तो ये नागबाल आदित्य भी आ जाता है और महेंद्र भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर बेस्ट क्या बैठेगा? महेंद्र बैठना चाहिए। शिलादित्य क्यों नहीं हो सकता? शिलादित्य फर्स्ट है नहीं, ये शिलादित्य की बात कर रहा है। शिलादित्य फर्स्ट अलग थे, ये शिलादित्य जो है ये आपके गुहिल के पिता थे, और गुहिल के पिता थे, और गुहिल का राज्याभिषेक है वो लगभग 560 ईस्वी के आसपास बताते हैं। तो डेफिनेटली शिलादित्य 560 से पहले का है। तो 560 से पहले का है तो आप ये मान के चलिए कि उनकी होगी 520-30 के आसपास की शिलादित्य की, और हर्षवर्धन है 610 के आसपास, मतलब शिलादित्य और हर्षवर्धन के बीच में 100 वर्षों का गैप है, ठीक है। इसलिए ये महेंद्र जो है वो सबसे सुटेबल आंसर है इसका। अमीर खुसरो की कौन सी कृति में रणथंभौर के अमीर देव के साथ खिलजी के संघर्ष की बात की गई है, ठीक है। तो अमीर देव के साथ जो संघर्ष हुआ है वो बताया है मुफ्ता अल फुतूह में, और फिर अलाउद्दीन के अभियान की बात हुई खुजाइन अल फुतूह में। तो जब अलाउद्दीन के अभियान की बात हुई है ना, तो उसमें फिर मुफ्त उसकी जलालुद्दीन की भी रेफरेंस है वो दिए गए हैं। तो 1 और 3 आपके इसका उत्तर बैठेगा, ठीक है। और देवल रानी में है नहीं, वो गुजरात की देवल रानी का है, नूह सिपहर में है नहीं। तो 1 और 3 है। वैसे अपन ने लिखा भी है, मिफ्ता उल फुतूह भी लिखा, और कल ये खजाइन उल फुतूह भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका। अजमेर के किस शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमार पाल को पराजित करके पाली, नाडोल और जालोर और ये सब लिए थे, नागौर वगैरह? ये विग्रह राज चतुर्थ की बात है, ठीक है। ये बाबूदान जी सर ने पढ़ाया था, क्योंकि ये राजवंश का टॉपिक है और राजवंश उन्होंने पढ़ाए थे। जसवंत सिंह के जीवन की घटनाओं को तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये नहीं भी पता होता तो भी आप आंसर निकाल सकते थे कि आपको पता है कि मुगल शिविर की लूट, ये बात जो है ये आपके खजुआ के युद्ध की है, मतलब उत्तराधिकारी के युद्ध की है। तो ये बातें आपके सीधी चली जाती है 1658-59 की, ठीक है। फिर देखिए शाइस्ता खान की सहायता के लिए भेजा था 1662 में, ठीक है। उसके बाद देखिए काबुल और कंधार अभियान के लिए भेजा था 1673 में, और आपको पता है कि सबसे अंत में सूबेदारी दी जाती है। तो देखो पहले नंबर पे है 3, अब देखो यही उत्तर बैठ गया। दूसरे नंबर पे आता है 2, फिर आता है 4 और 1, ऐसे 1 मिनट, मतलब सूबेदारी थोड़ी सी पहले की होगी, फिर इसका मतलब तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, 3 नंबर। इसके शायद ऑप्शन यहाँ तो गड़बड़ किए हुए हैं, खैर आप देख लेना एक बार, इसके ऑप्शन देख लेना अगर कहीं गलत टाइप हुए हैं तो। बाकी इसका उत्तर है वो एग्जैक्टली 3 और 2 के कारण इसका उत्तर है वो सी मिल जाता है। मैंने 1673 में उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नियुक्त किया, यहाँ पे लिखा है इसको। तो 1673 में कंधार काबुल के लिए नियुक्त किया था। तो इनका साल दोनों का आसपास का है, और ये दोनों बिल्कुल अलग है। तो 3, 2, उसके बाद में फिर 4 कर लो, तो फिर कंधार का अभियान सबसे लास्ट में हो जाएगा। काबुल की सूबेदारी देख के शायद भेजा होगा इसमें, है ना। तो ये हो गया इसका। धनुर्विद्या का उल्लेख आबू के पाठ नारायण मंदिर में किस शिलालेख में मिलता है? ये राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों पे प्रश्न आया है। ये टॉपिक पढ़ नहीं पाए थे हम, छोड़ दिया था। अलाउद्दीन के आक्रमण का सामना अमीर देव के किन 2 सेनापतियों ने किया था? तो मैंने बताया था धर्म सिंह और भीम सिंह का। 1299 के अंदर धर्म सिंह और भीम सिंह ने वो
किया था। ठीक है। गोविंद गुरु का प्रश्न आया है इसमें। गोविंद गुरु का प्रश्न ये दिया है कि दयानंद सरस्वती का इनके ऊपर है वो गहरा प्रभाव बताया है इन्होंने। और हाँ, ये बात भी ठीक है, हमने लिखा था दयानंद सरस्वती का गहरा प्रभाव था इनके ऊपर, ये कथन ठीक है। 1898 में डूंगरपुर राज्य के बेदसा या बोसिया गांव में इनका जन्म हुआ था, ये भी ठीक है। ये बंजारा जाति के थे, ये भी ठीक है। लेकिन संत सभा जो है वो 1883 की है। ठीक है, 1883 कुछ ग्रंथ मानते हैं और कुछ ग्रंथ 1903 मानते हैं, कुछ ग्रंथ 1905 मानते हैं, लेकिन दो कोई नहीं मानता, मतलब 1902। तो 3 बिंदु हो गया गलत, फिर बच गया 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2, 4 ही हो रहा ना। जैसलमेर के अंदर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी। बड़ा सरल सा प्रश्न है ये। उसके बाद था मेवाड़ भील कौर ने मेतीलाल तेजावत, और ये पाल कांड की घटना है। इसकी एक पीपीटी ऊपर और थी जिसमें पूरी की पूरी घटना बताई गई थी कि पाल कांड कैसे हुआ था। पूरा कांड मैंने बहुत डिटेल से बताया था। राजपूताना के शासकों के प्रीव्यू से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैं बता दूं, मेवाड़ के संबंध में क्या था, 20 लाख वार्षिक प्रीव्यू दिया था, जिसमें आपको पता होगा कि 10 लाख प्रीव्यू था, 5 लाख का भत्ता था और 5 लाख धार्मिक कार्य थे। ठीक है, क्योंकि ये उदयपुर ने कहा था कि मैं तभी मिलूंगा जब मेरी शर्तें पूरी होगी। उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। एक तो 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीव्यू की शर्त रखी थी, लेकिन दिए 10 लाख रुपए थे। ठीक है, दिए कितने थे? 10 लाख रुपए। लेकिन अंग्रेजों ने ये कहा, ब्रिटिशर्स ने, कि हम 10 लाख से ज्यादा प्रीव्यू दे नहीं सकते आपको, साथ में 5 लाख रुपए भत्ता और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्य करके टोटल 20 लाख दिए थे। जबकि इसमें कितना लिखा है? 15 लाख। तो उत्तर क्या बैठेगा इसका? ए बैठेगा। दूसरी, महाराणा ने मांग की थी कि वंशानुगत राज प्रमुख रहेगा और उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। उक्त शर्तें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई। ठीक है, और फिर आपको विलय पत्र पे इनके हस्ताक्षर कर दिए गए, तो उसका सीधा सा उत्तर बैठ जाता है। समाधिस्वर शिलालेख में कितनी पंक्तियां श्लोक है? चित्तौड़ का मंदिर है ये, यहीं पे चीरवा का शिलालेख भी है, तो इसका उत्तर 1 है। यही राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों से टॉपिक मैंने पढ़ाया भी नहीं था, पढ़ाना चाहिए था। रेड के उत्खनन कार्य में योगदान, ये प्रश्न भी डाउटफुल हो जाता है क्योंकि दयाराम साहनी और के.एन. पुरी दोनों ही थे। ठीक है, हालांकि नेतृत्व के.एन. पुरी का था, कह सकते हैं, लेकिन जिसने साहनी किया है और फिर इसका विवाद होता है तो इस पे आरोप भी, आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, 1805 में कर्नल लेक के भरतपुर किले पर आक्रमण के समय कौन शासक था? रणजीत सिंह था। ये लिखा है कर्नल लेक का पूरा। ठीक है, सीवी जनपद के सिक्के कहां से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए? माध्यमिका अथवा नगरी में प्राप्त हुए। ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था। जाट शासकों को क्रम से सेट करना है, तो आप सबसे पहले ये ले लो, गोकुला को ले लो, तो एक नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में राजा राम 2 नंबर पे, फिर आपके चूड़ामन 3 नंबर पे, उसके बाद सबसे लास्ट में फिर आ जाएगा 4थे नंबर पे बदन सिंह। तो 2, 3, 1 और 4। ठीक है, वैसे 1, 2 गोखला सही उत्तर निकल रहा था इसका। तो सूरजमल जाट का नाम राजा खिताब देने के लिए मुगल बादशाह से सिफारिश किसने की थी? ईश्वरी सिंह ने की थी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था पृथ्वीराज प्रथम ने करवाई थी। ये बात मैंने अभी 2nd ग्रेड बैच में पढ़ाई थी, लेकिन कॉलेज लेक्चर के बैच में नहीं पढ़ाई थी। हाँ, ये कुछ संगठन है जिसके संस्थापक पूछे गए हैं। तो मंगल सिंह कछवा थे मारवाड़ किसान सभा की, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। मंगल सिंह कछवा थे मारवाड़ किसान सभा की। 3 का डी, बाकी 2 गए। और दरबारा सिंह 1929 में जमींदारा संघ गठित करते हैं, तो दरबारा सिंह 2 का बी। ठीक है, सॉरी 2 का ए, 2 का ए, ये गया, उत्तर हो जाएगा ए इसका। ठीक है,
नाप तोल की व्यवस्थाएं, ये आर्थिक व्यवस्था से, और ये एक सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न था। गाड़ी से तेल निकलता है, पराळे से अन्न निकलता है, भरक कपास का भरक होता है, और सुपारी का रूपक नहीं होता। क्या होता है ये ज्ञात नहीं मुझे तो। राजपूताना में जन चेतना के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने करी थी। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले में जयपुर महाराजा को इनाम दिया गया। किसके द्वारा? तो लिखा, इसे तो महाराजा को सितारे उपाधि दी गई और कोट पुतली की जागीर दी गई थी। ये बात हमने बहुत अच्छे से लिखी हुई है, पहले से ही जयपुर के अंदर लिखी थी। ठीक है। रणथंभौर के किस चौहान शासक को इल्तुतमिश ने जहर दिया था? तो हमने लिखा था कि वीर नारायण को दिल्ली बुलाकर धोखे से उसकी हत्या करवाई थी, और उसके स्थान पे दाऊद खान को रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया था। प्राचीन राजस्थान में स्त्रियां ग्रीष्म काल में वस्त्र की साड़ियों का प्रयोग पसंद करती थी। किस वस्त्र की साड़ियों का? देखो, स्तनोत्तरीय थी में ये आफ कपड़े होते थे, और राजस्थान के अंदर जनरली कपड़े फुल पहना करते थे। छोम रेशम का होता है। राजस्थान में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं। कुरपाशक जनरली सैनिकों के द्वारा उस टाइप से पहने जाते हैं। तो पीछे बचता है व्रतिका। ठीक है। यह एक दुपट्टा टाइप की साड़ी टाइप की होती है जो महिलाएं पहनती। मुझे लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए। मेरे पास इसका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन एक सामान्य ज्ञान की बेस पे कह रहा हूं। मान सिंह ने उत्तर पश्चिमी सीमांत भाग में मिर्जा हकीम के सादमल बेग को 1580 में है वो उसकी हत्या की थी। ये रोशनिया था। सदमन की जगह सादमल है। ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। और था कि रचना बीकानेर के राय सिंह ने कौन सी रचना की थी? ज्योतिष रत्नमाला। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न था कि गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम सबसे भव्य मंदिर का पाठ भी नहीं पढ़ाया था हमने। इसका किराड़ू उत्तर है। किराड़ू सबसे लास्ट मंदिर माना जाता है और भव्य मंदिर माना जाता है। बेराट से इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, लगभग हर परीक्षा में देखने को मिलता है। जवान रासो किस युद्ध का विवरण है? ठीक है। ये सीताराम रत्नू की पुस्तक है। रत्नू चारण होते हैं। इसका भाग 1 इन्होंने लिखा था, दूसरा नरहरि रत्नू ने लिखा था। इसका दूसरा भाग किसने लिखा था? नरहरि रत्नू ने। ठीक है। और इसके अंदर, इस जवान रासो के अंदर जयपुर के पास में एक फोर्ट है, बोराज फोर्ट। जयपुर का बोराज किला है, जो कि आपके कछवाहों का एक ठिकाना होता था। खंगारोत रहा करते थे वहां पे। ठीक है। बोराज किला था जयपुर रियासत का। ये खंगारोत रहते थे वहां पे। कछवाहों का था ये, है ना। और यहाँ पर मराठा सेना ने आक्रमण किया था। ये बात है तुंगा युद्ध से ठीक पहले की, है ना। तुंगा युद्ध से पहले की बात है। तुंगा से पहले लगभग 1786-87 की बात है। और उस समय मराठा सेना को जवान सिंह जी जो थे, उन्होंने सेना का मुकाबला किया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इन्हीं की याद में सीताराम रत्नू ने जवान रासो लिखा था। ये मराठा और जो मराठों का राजस्थान में जो उत्कर्ष है वहाँ भी आता है, और ये आपके राजस्थान के साहित्य में भी आता है। ठीक है। तो बोराज का युद्ध तो हमने लिखा था, लेकिन ये नहीं लिखा कि उसमें इस तरह की बात हुई थी। ये साहित्य में लिखना था, लेकिन हम पढ़ा नहीं पाए। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे पहली बार जानने को मिला ये सब। ठीक है। रत्न नायक को जवान सिंह और उनके बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ था, मराठों के उनके बीच में, बोराज के किले में। ठीक है। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल के गठन में किसका मुख्य योगदान था? तो देखो, इसमें देखो, मांगीलाल, भव्य, मकबूल आलम, कन्हैया लाल और मदन गोपाल, ये चारों नाम इसमें एग्जैक्टली पड़े हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। बीगोड़ी प्रथा का प्रश्न आया था, और मैंने लिखा भी था कि बीकानेर और मारवाड़ में बीगोड़ी प्रथा लागू थी। इसमें नकद रूप से कर वसूला जाता था। नकदी फसलें ही इसके दायरे में थी। तो जोधपुर और बीकानेर राज्यों में भूमि कर नकदी रूप में वसूला जाता था, उससे क्या कहते थे? बीगोड़ी कहते थे। और हमने इसको
ठीक तरीके से लिख रखा था। अक्ष पटालिका, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला था। ये हमने भारत के इतिहास में भी कई जगह पे लिख रखा है। मारवाड़ में अनाज भरने के मृद भांड जो है वो बागुड़िया कहलाते हैं, ऐसा मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था और साथ में हमने किसी अच्छे साथियों से भी पूछा तो ये मिला। बाकी इसका मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, ये महज एक अनुमान है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि स्टूडेंट ने किया भी होगा किसी ने, है ना। आन प्रथा क्या होती थी मेवाड़ में? आन प्रथा में स्वामी भक्ति की शपथ ली जाती थी, है ना। स्वामी भक्ति की शपथ ली जाती थी और ये 23 दिसंबर 1863 को इस पे रोक लगा दी गई। ठीक है, तो ये था आन प्रथा। उसके बाद है राजस्थान में किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रसादों में बूंदी? ये मुझे ठीक लग रहा है कर्नल जेम्स टोड, क्योंकि इनका ये क्षेत्र रहा आसपास, बाकी कोई भी इन क्षेत्रों में आया नहीं था। तो ये बिल्कुल सामान्य नॉलेज की बेस पे भी आप इसको सही कर सकते थे। और फिर है अंतिम प्रश्न कि भारत की सबसे पुरानी लोह भट्टी की खोज जो है वो भी थी आपके सोनारी के अंदर। ठीक है, एक विश्व इतिहास का प्रश्न छूट गया था जिसमें इंपीरियलिज्म स्टडी की कोई किताब आई थी, इंग्लैंड एक्सपेंशन, वो सीले की है। ठीक है, इंग्लैंड एक्सपेंशन पुस्तक है, वो शायद प्रश्न टाइप होना रह गया था, एक्सपेंशन, है ना, ये देख लेना आप। तो इस तरह से आप है वो ये तीनों भाग पूरे हो जाते हैं। और अब एक मैं लेक्चर और लूँगा इसका, वीडियो तो हो गया, अब कल एक क्लास आएगी जिसमें मैं पूरे पेपर का विश्लेषण करूँगा कि किस भाग में कितने प्रश्न थे, विश्लेषणात्मक कितने थे, कठिन प्रश्न कितने थे और किस टॉपिक से, बड़े बड़े टॉपिक से कहाँ से कितने कितने प्रश्न आए थे और सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और इस बिंदु पे विश्लेषण करूँगा। और आप इसको अच्छे से देखना और इसकी एक PDF भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।